चलिए आगे बढ़ते हैं। पीरियड्स में हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था कि पीरियड्स वगैरह क्या होते हैं और क्या नाम है इनका, जो आपका वैलेंस शेल है या फिर जिसको आप शेल्स बोलते हैं फिर ऑर्बिट्स बोलते हैं, उसका भी डिस्कशन कर लिया था कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है कि शेल्स का नंबर बढ़ता है। एक ट्रेंड हमारा बचा हुआ था कि अक्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड होगा, अक्रॉस द पीरियड। अब जरा दिमाग लगाते हैं, मैं कुछ एलिमेंट्स आपके सामने लिख रहा हूँ, वही कल वाला आपको काम करना है, जल्दी जल्दी लिखिएगा। कुछ एलिमेंट्स का मैं आपको एटॉमिक नंबर दे रहा हूँ, आपको उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। यू हैव टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आई एम गिविंग टू यू, ठीक है। लिखे जरा। कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 एंड फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इज 9। इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत इजी टॉपिक है, हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सारे ही एलिमेंट्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 एंड 9 रेस्पेक्टिवली। डन हो गया सर डन। चलो जी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी सर 2,4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2,5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,6 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,7। अब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एक तो पीरियोडिक टेबल सामने रहना चाहिए हर बार, जब तक ये चैप्टर चल रहा है आपको क्लास के टाइम पर अपने आप ही सामने पीरियोडिक टेबल खोल के रखना है। अब मुझे सोच के बताओ और पीरियोडिक टेबल में देख के बताओ, क्या कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन चारों के चारों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, हाँ या ना? क्या चारों के Yes, चारों sir. सेकंड? यस सर, डेफिनेटली। और आपने क्या ऑब्जर्व करा कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अक्रॉस द पीरियड जाने पर इनका जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, इसका शेल हो गया के, इसका शेल हो गया एल, इनका आउटर मोस्ट शेल सेम रह रहा है या फिर आउटर मोस्ट शेल बदल रहा है? आउटर मोस्ट शेल इज सेम और इज इट चेंजिंग? सेम। तो आउटर Sir, मोस्ट शेल एज same. वी मूव अक्रॉस द पीरियड क्या निकल कर आएगा? एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड द शेल नंबर रिमेन सेम, द शेल नंबर रिमेन सेम। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। इसके पास कितने हैं? 5। इसके पास कितने हैं? 6। इसके पास कितने हैं? 7। तो एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? So they are increasing. दे आर इंक्रीजिंग। और कैसे? ड्रास्टिकली या फिर ग्रेजुअली? Sir, gradually. ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट अबाउट वैलेंसी अक्रॉस द पीरियड जाने पर, वैलेंसी का क्या हो रहा है? तो वैलेंसी का तरीका किस किसको नहीं आता निकालना? वैसे वैलेंसी बता रखी है पहले भी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज 1, 2, 3 और 4, तो वैलेंसी भी क्या हो जाती है? 1, 2, 3 और 4, राइट है, कोई दिक्कत तो नहीं। इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज 1, 2, 3, 4 देन वैलेंसी इज आल्सो 1, 2, 3, 4। बट इन केस इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन 4, तो वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कैसे? 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इन चारों एलिमेंट्स की मैं आपसे वैलेंसी पूछूं तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? देखिए जरा, वैसे स्टार्टिंग से लेते हैं, सारे लेते हैं, सारे एलिमेंट सेकंड पीरियड के। आप में से कोई भी बच्चा देखकर जरा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स चेक करो, मैं लिख रहा हूं। हाँ जी, यही है, यही है, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. है, चलो जी। अब इन सब की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी? 2,1। इसकी कितनी आ जाएगी? 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। चाहे तो ट्राई कर लीजिएगा, यही आएगी। तो आप ऑब्जर्व करें जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते जा रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जरा नीचे इसकी वैलेंसी भी लिख लेते हैं। वैलेंसी जल्दी जल्दी बोलेंगे, पहले एलिमेंट की So वैलेंसी। 1, 1, 2, हम्म, 3, हाँ 4, हाँ, -1. माइनस तो कभी होता ही नहीं बेटा, So माइनस I तो कभी said होता ही नहीं। 3, हाँ 2, हाँ, 1, 1 एंड 0, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 0. 8 में से माइनस करते हैं, 8 में से। तो वैलेंसी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड जाने पर वैलेंसी क्या ट्रेंड फॉलो करिए? अब विजिबल है। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली, बट वैलेंसी क्या होती जा रही है? सर फर्स्ट इट So इंक्रीजेस first देन इट increases and डिक्रीजेस। then decreases. कौन कौन सहमत है इस बात से कि सर फर्स्ट इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस? क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड में, डायरेक्टली बता दूं। एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड, या फिर ऐसा पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड द वैलेंसी, पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो आपको बहुत क्लोजली दिमाग में सारी चीजों को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक भी पॉइंट जरा इधर उधर स्किप कर दिया तो आपका सारा आंसर गलत आ जाएगा, पूरे मार्क्स आपके हाथ से चले जाएंगे। तो वैलेंसी एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ठीक है जी, आ गया समझ में?
तो वैलेंसी का ट्रेंड हमें क्लियर है, अक्रॉस द पीरियड जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का हमें ट्रेंड क्लियर है, शेल नंबर हमें क्लियर है कि डाउन द ग्रुप जाने पर तो शेल नंबर बढ़ता है, कल ही डिस्कस करा था, डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ता है, और रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दिया, अगर दिक्कत हो तो उसको दोबारा देख लेना। डाउन द ग्रुप जाने पर शेल नंबर बढ़ता है, और अक्रॉस द पीरियड जाने पर शेल नंबर क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। आ गई बात समझ में? तो इतने पैरामीटर्स हमारे क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वैलेंसी का डिस्कशन मैंने आपको बता दिया, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैसे तो 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, बट कोई बात नहीं। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है, और बॉन्ड बनाने की इट्स एबिलिटी क्या कहलाती है, वैलेंसी। या फिर आप इसको अगर डिफाइन कर दो कैसे बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी कि एक एटम कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है जी। अब डाउन द ग्रुप आपको बता दिया, डाउन द ग्रुप वाला लॉजिक लगा लेते हैं जरा। सारे बच्चे जरा ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का लिखो। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अगर आपको पता है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ये मैं हटा रहा हूँ। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे डाउन द ग्रुप जाने पर, तो देखो वैसे तो ट्रिक में आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ट्रिक पे ले आऊं, लेकिन पहले कंसेप्ट पे आ जाते हैं। ये ले लेते हैं, इससे आगे हम नहीं बढ़ रहे। ठीक है, हम यहीं तक सिर्फ डिस्कशन करते हैं। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1, इसका एटॉमिक नंबर 3 तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। तो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? डाउन द ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप नंबर 1। कैसा है? ग्रुप नंबर 1। कल क्लास स्टार्ट होने से पहले दिमाग खोलकर सारी चीजों को अपने एंड पर पढ़ के रखिएगा कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गए। वैसे तो ट्रिक भी है, आप में से किस किसको ट्रिक नहीं पता बता दो ऑनेस्टली कि सर नहीं हमें याद करने की ट्रिक नहीं पता, बता दीजिए, तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो ट्रिक से बहुत सर जल्दी मुझे याद हो जाती है। नहीं पता तो लिखते हो, चलो जरा जल्दी से कॉपी के लास्ट पेज में आओ, कॉपी के लास्ट पेज में आओ, फिर ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले आपको ट्रिक्स लिखवा दूं पूरे पीरियोडिक टेबल की। पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाता है बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से। ग्रुप नंबर 1 की ट्रिक लिख रहे हैं। खुशी आपको आती है? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात। कहाँ तक? कहाँ तक? सर मोस्टली ऑल। ऑल। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जी, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसिसियम। क्या ट्रिक है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। आप चाहो तो अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हो। मेन कंसेप्ट क्या है? याद होना चाहिए सीक्वेंस में, एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। ट्रिक आप जो मर्जी बनाओ, नहीं पता तो मैं हेल्प कर देता हूँ। नेक्स्ट उसके बाद कौन सा ग्रुप है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। क्या ट्रिक है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। राइट है। अब उसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके 10 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके 10 तक तो हमारे सिलेबस में है नहीं सर, 12 तक, तो उसका हमें डिस्कशन भी नहीं करना। फिर कौन सा आ जाएगा? ग्रुप नंबर 13 आ जाएगा। ग्रुप नंबर 13 की ट्रिक कर लेते हैं। 13 की कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अच्छा, आपको एलिमेंट्स के नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट आते हैं। मैम बैंगन आता है, आलू आता है, गाजर आता है, इन आता है, थैला आता है। नहीं, अबे ये तो ट्रिक हमने याद करी है सिर्फ समझने के लिए, लेकिन एलिमेंट्स का नाम भी तो बताना चाहिए। ट्रिक इज बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। और एलिमेंट्स का नाम क्या है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है। फिर ग्रुप नंबर 14 पे आते हैं। ग्रुप नंबर 14 पे, दिस वाज 13 देन 14। एलिमेंट्स कौन से? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। टिन एंड लेड एलिमेंट्स के नाम भी पता होने चाहिए। ट्रिक क्या है? कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ग्रुप नंबर 15, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। वैसे आपको ऑक्सीजन सल्फर तक जरूरत पड़ेगी, आपको नीचे वाले एलिमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ सेकंड थर्ड पीरियड तक की जरूरत पड़ेगी अपने बोर्ड के सिलेबस में, उससे आगे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, जैसे केवीपीवाई या फिर एनटीएससी के लिए, ओलंपियाड्स के लिए नहीं कर रहे। तो ओ सही से टीपो, ओ सही से टीपो। हाँ बेटा। सर आपने 16 ग्रुप सॉरी के सॉरी सॉरी एलिमेंट्स सॉरी 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 सॉरी, माय बैड माय बैड। 15 इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। द ट्रिक इज न्यूज पेपर आज सब बिके, न्यूज पेपर आज सब बिके। कहे सीता जी सुनो प्रभु, क्या सुनू? न्यूज पेपर आज सब बिके। ठीक है जी। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 16, ओ सही से टीपो,
टीपते तो हैं आप सब। ओ सही से टीपो, सही से टीपना, टीपो लेकिन सही से टीपना, ठीक है जी। आगे बढ़े उसके बाद ग्रुप नंबर 17, उसके बाद यहाँ पे दिख जाएगा, नीचे लिख देते हैं ग्रुप नंबर 17। इसके तो आसान है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ट्रिक क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी, एस्टेंटाइन। आंटी से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि आंटी आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ आयोडीन तक याद करना है। फिर कल बाहर आई आंटी, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेंटाइन। और लास्ट उसके बाद ग्रुप नंबर 18 जिसके न्यूमोनिक्स हमने बना रखे हैं बस, हेने, अरकर, जेरन। हेने, अरकर, जेरन। बच्चों ने पता नहीं कुछ और भी बना रखे होते, हीना, नीना और करीना, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। हीना, नीना और करीना, पता नहीं, जो भी है उससे हमें मतलब नहीं, हमें याद होना चाहिए बस सीक्वेंस में एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो ये मेन जो आपको जरूरत पड़ने वाली है सारे एलिमेंट्स की ट्रिक है, और बेटर है कि आप याद कर लें क्योंकि बहुत फायदा मिलेगा। हटा दूं मैं सबको, हटा दूं? यस सर। चलिए अब देखो होता क्या है, मेन बात जो सीखने की थी जिसकी वजह से ये सब बताया, कि जो एलिमेंट एक ग्रुप के होते हैं, जो एलिमेंट एक ग्रुप के होते हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे ये सारे एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये सारे एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये सारे एक ग्रुप के मेंबर्स हैं, जिसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। तो जो एलिमेंट सेम ग्रुप के होते हैं और अगर आपको उनका नाम सीक्वेंस में याद है तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा और उनकी वैलेंसी भी सेम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो एलिमेंट सेम ग्रुप के होते हैं, सेम ग्रुप के मेंबर, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंसी भी सेम होगी। आ रही बात समझ में? तो जैसे अगर मैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स की बात करूं तो सबके ही वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। और जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी भी 1। इन सबके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है सर मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, अगर आपने रेडिकल्स याद करे हुए हैं, +2। कैल्शियम के ऊपर भी कितना चार्ज आता है, +2। लाइकवाइज इन सबके ऊपर +3 होगा, सबके ऊपर ये -4 हो जाएगा, ये -3 फिर -2, क्योंकि कम हो जाता है ना, वैलेंसी तो चेंज होती है। अबे इनका सीधा ग्रुप नंबर, मैंने आपको ट्रिक भी कल बताई थी अगर आपको याद हो, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। अगर ग्रुप नंबर पता है, दिमाग खोल के बात को सुन लो, अगर ग्रुप नंबर पता है तो यहाँ पे तो ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप नंबर 2 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन जब 13, 14, 15, 16, 17, 18 होता है तो कैसे निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 13 - 10 करोगे कितना हो जाएगा 3, 14 - 10 करोगे कितना हो जाएगा, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब सबकी वैलेंसी कितनी होगी 4। फिर 15 - 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 5, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वैलेंसी बोलो, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 3। वैलेंसी कितनी, 3। उसके बाद 16 - 10 का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 6, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। सारे हेलोजेंस की 2। वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1, और हेलो नोबल गैसेस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। आ रही है बात समझ में? तो पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर रखो, चीजें जो याद करने वाली है वो तो अपने आप आ जाएंगे समझ में अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं। तो यहाँ पे हम वैलेंसी का डिस्कशन कर रहे थे और अभी हमें बात समझ में आ गई कि वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंसी सेम रहेगी, क्योंकि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम तो वैलेंसी सेम, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी सेम होगी। और अगर अक्रॉस द पीरियड बात करोगे तो क्या बताया कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं ग्रेजुअली, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस, और कहां तक, मैक्सिमम कहां तक, वैलेंसी इंक्रीजेस अप टू व्हाट 4 एंड देन डिक्रीजेस टू 0, 1 2 3 4 3 2 1 0। आ रही है बात समझ में? अरे बेटे समझ गए, लल्लू लाल आ गया समझ में, क्लियर है, बड़े आगे चलो। अब इसके यस बाद ये सर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का हमें डिस्कशन करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें समझनी है, और समझो जरा ट्रेंड सब में सेम रहेगा, ट्रेंड सब में सेम रहेगा, मतलब ये 6 प्रॉपर्टीज हैं आपके सिलेबस में मेजर, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मजे की बात बताऊं, जिस बच्चे ने तमीज से पहली वाली प्रॉपर्टी का ट्रेंड समझ लिया डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड, उसको सारी प्रॉपर्टीज अपने आप समझ में आ जाएंगी, सारी गारंटी दे रहा हूं। जिसने सिर्फ पहली वाली तमीज से समझ ली उसको सारी प्रॉपर्टीज अपने आप आ जाएंगे समझ में। लेकिन आप पहले समझो कि आप हर प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ोगे, आप हर प्रॉपर्टी का पहले मतलब समझोगे कि एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद किन किन बातों के ऊपर, किन किन मतलब एटम की कौन कौन सी चीजों के ऊपर, कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, और फिर आप पढ़ेंगे ट्रेंड्स। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर एटॉमिक साइज का क्या होगा, बढ़ेगा या फिर कम होगा या फिर सेम रहेगा, या फिर अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या कम होगा या फिर सेम रहेगा। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है हमारे सिलेबस में, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं और जरा मतलब समझते हैं एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, किन बातों के ऊपर डिपेंड करती है। और एक बार एटॉमिक साइज समझ में आ गया तो सारी प्रॉपर्टीज, मैं गारंटी दे रहा हूँ सारी प्रॉपर्टीज अपने आप क्लियर हो जाएंगे, तो दिमाग खुला रखिएगा। एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है, वैसे नोट्स में सारी बातें दे रखी हैं,
हमें पता है सर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड वैलेंस मतलब शेल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हाउ डू यू डिफाइन एटॉमिक साइज? सेंटर से लेकर न्यूक्लियस से सेंटर से लेकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल तक की दूरी, दिमाग खोल के बात को सुनिएगा। जैसे अगर मैंने सोडियम की बात करी तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन कितनी हो जाएगी 2,8,1। कितनी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8,1। मतलब पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बाद वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आउटर मोस्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे जल्दी बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? थर्ड नंबर। आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? थर्ड नंबर। मतलब वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया? थर्ड नंबर। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर, क्योंकि स्फीयर माना हुआ है हमने एटम को, क्या माना होता है? स्फीयर माना होता है, सर्कल नहीं स्फीयर, क्योंकि आप तो 2D में बनाते हैं, एक्चुअल में 3D होती है पूरी चीज। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज डिफाइंड एज एटॉमिक रेडियस। उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? एटॉमिक रेडियस। आगे बात समझ में? एटम का रेडियस ऑब्वियस है स्फीयर है, तो स्फीयर की यहां से लेकर सर सरकमफ्रेंस तक की जो वो होगी हमारी लेंथ होगी, उसी को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर्कल जैसा कंसेप्ट है। अब बात आती है सर किन किन बातों के ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करेगी, तो दिमाग खोलकर बात को समझना। पहला होता है नंबर ऑफ शेल और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज। दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ शेल के ऊपर साइज डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। सो दीज आर द टू पैरामीटर्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द साइज ऑफ द एटम। तो दोनों बातें, पहला ऑप्शन में होगा नंबर ऑफ शेल, सेकंड ऑप्शन में होगा न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड ऑप्शन में होगा बोथ ऑफ द अबव, और फोर्थ ऑप्शन में होगा नन ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द राइट आंसर, विच 1 2 3 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट आंसर? 1 2 3 4 में से थर्ड वाला सर, बोथ ऑफ देम फॉलो द या फिर कंट्रोल द साइज ऑफ द एटम। आ रही बात समझ में? अब डिस्कस करते हैं कैसे। अब आपने जैसे अभी डिस्कस करा था हेलिना की रब से फरियाद, ली ना की रब से फरियाद, ठीक है जी। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी ले लिया। इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने बोली 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने बोली 2,1, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या बोली 2,8,1, और मैक्सिमम पोटेशियम तक ले लेते हैं सिर्फ 2,8,1, 2,8,8,1। तो एक एक करके जरा मुझे सोच के बताओ, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं या फिर भाड़ में जाने दो, बस पहले इतना कंसेप्ट बता दो, डाउन द ग्रुप जाने पर वैलेंस शेल का नंबर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? वैलेंस शेल यस सर, बढ़ बढ़ रहा रहा है, है। पक्का कंफर्म बढ़ रहा है। अब जरा टेक्निकली सोचो, जब न्यूक्लियस के राउंड आप एक एक करके रिंग बढ़ाओगे या फिर शेल्स का नंबर बढ़ाओगे, जैसे हाइड्रोजन की तो सच्चाई क्या होगी सर? हाइड्रोजन के पास एक रिंग है। लिथियम की बात करोगे तो सर हाइड्रोजन लिथियम के पास 2 रिंग्स हैं। फिर आप सोडियम की बात करोगे तो सोडियम के पास 3 रिंग्स हैं। तो सोच के बोलो, जैसे जैसे आप शेल का नंबर बढ़ाओगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करोगे, तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा या फिर कम होगा? बिल्कुल लॉजिकल सी बात, साइज सर ऑफ एटम बढ़ेगा या फिर कम इंक्रीजेस। होगा? इंक्रीज होगा। तो इसमें कोई रटने वाली चीज तो है नहीं कि सर नंबर ऑफ शेल्स इफ इंक्रीजेस, तो ऑब्वियस सी बात है साइज ऑफ एटम आल्सो इंक्रीजेस, एटम का साइज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हम साइज लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। देखो शेल बढ़ रहा है, पहले एक शेल था, इस वाले केस में 2 शेल हैं, इसके पास 3 शेल हैं। तो सर जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ेगा साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल पास है, यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल दूर हो गए, यहाँ पे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल जो थर्ड नंबर का शेल है वो थोड़ा और दूर हो गए। तो सर वैलेंस शेल और न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ेगी तो साइज ऑफ एटम में इंक्रीज होगा। आ गया समझ में? अर्पित तेरे को आया समझ में? अर्पित क्लियर है पॉइंट? आ गया? खुशी आया समझ में? Yes, sir. चलो अब बात करते हैं इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज की। तो एक बात तो क्लियर सर, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। अब बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, जिसको न्यूक्लियर फोर्स भी बोला जाता है। न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जा सकता है, फिर न्यूक्लियर फोर्स, किसी भी नाम से इसके ऊपर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। हमें पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने सीखा हुआ है कि सर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और बाहर शेल के अंदर कौन रिवॉल्व कर रहे हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सोच के बताओ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैसी फोर्सेस होती हैं? अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव? अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। ऑब्वियस सी बात है सर, ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव। तो मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे मैं एटॉमिक नंबर बढ़ाऊंगा, क्योंकि जिनको एटॉमिक नंबर नहीं पता, 9th में नहीं सीखा तो अब सीख ले। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कौन कौन ये बात जानता है पहले से कि सर एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होता है? जैसे अगर मैंने सोडियम की बात करी, सोडियम एटम की बात करी, सोडियम एटम की, तो इसका एटॉमिक नंबर जिसको Z के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। और इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 11।
और जब तक ये न्यूट्रल है तो उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 11। कौन कौन ये बात जानता है पहले से? हाँ सर पता है। अबे जानते हो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही Yes, नंबर ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। Yes, एक तरफ सोचिए, sir. स्टेप बाय स्टेप सोचिए। सर इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। अब होगा क्या, ये सारे के सारे 11 प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ होंगे? न्यूक्लियस के अंदर कैद हैं, बंद हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं सारे एक जगह पे एक्यूमुलेट हो गए, तो एक तरीके से हाई डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी वाला रीजन बन गया, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और सोच के बोलो, प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा होगा तब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अट्रैक्ट होंगे, या फिर जब प्रोटॉन्स का नंबर कब होगा, कम होगा, तब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अट्रैक्ट होंगे? ज्यादा प्रोटॉन्स में या तो फिर कम जब प्रोटॉन्स में? प्रोटॉन का नंबर ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है। जैसे सर हमने बचपन ज्यादा में एग्जैक्टली जैसे सर हम जब छोटे बच्चे थे हम मैग्नेट्स के साथ खेलते थे। मैग्नेट सबने देखी होंगी। सर मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होती है वो किसी भी आयरन पार्टिकल को अपनी तरफ उतनी जल्दी खींच लेती है। सेम इज एप्लीकेबल हियर। जितना ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, जितना ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जल्दी खींचेगा। और जरा सोचो, अगर प्रोटॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे तो वैलेंस शेल क्या न्यूक्लियस के पास आ जाएगा? क्या वैलेंस शेल न्यूक्लियस के पास आ जाएगा? यस सर। और Yes, वैलेंस शेल sir. न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम हो जाएगी तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन सीखने को मिलता है कि सर न्यूक्लियर चार्ज या फिर एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटम का साइज उतना कम होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, जिसको आप चाहो तो रिप्लेस कर जेड बोल सकते हो एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आएंगे, और न्यूक्लियस के पास आएंगे तो सर इनके बीच की डिस्टेंस अब कम हो जाएगी, और डिस्टेंस कम होगी तो सर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम ट्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जाने पर क्या होगा। दोनों बातों का ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसको इस प्रॉपर्टी का ट्रेंड समझ में आ गया उसका पूरा चैप्टर खत्म है। जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उसको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, पूरा चैप्टर खत्म है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के बेस पे एक्सप्लेन करा जाएगा। पहले हम डिस्कस करते हैं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप देखते हैं जरा, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है। अगेन इसको समझाने के लिए मैं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स ले रहा हूँ। जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम पे रुक जाते हैं क्योंकि आगे का हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्वेश्चन कहाँ तक आएंगे? सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर 20 तक। एटॉमिक नंबर 20 से आगे हमारे बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी। अब इसके पास एक शेल प्रेजेंट है, सिर्फ इसके पास एक शेल है। इसके पास 2,1 है, इसके पास 2,8,1 प्रेजेंट है, इसके पास 2,8,8,1 प्रेजेंट है। तो क्या डाउन द ग्रुप जाने पर शेल का नंबर बढ़ रहा है? दिमाग लगाते हैं जरा। क्या डाउन द ग्रुप जाने पर शेल का नंबर बढ़ रहा है? यस सर। तो एटम का साइज तो बढ़ना चाहिए, है ना? लॉजिकल सी बात है। लेकिन एक क्वेश्चन कल को कोई बच्चा उठकर मुझसे पक्का पूछेगा कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ क्या नाम है प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, एटॉमिक नंबर भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। तो आप बोलोगे सर भले ही शेल का नंबर बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहे हैं, वो बात आपकी मानी, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन्स का नंबर भी तो बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों चीजें बढ़ती हैं। नोट्स में बातें लिखी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ना। डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों चीजें बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, इसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे? 1 प्रोटॉन। इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 3। इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे? 11। इसके पास कितने प्रोटॉन्स होंगे? 19। तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है, विच इनडायरेक्टली मींस न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। बट इंपॉर्टेंट बात, साइज इतने ज्यादा बड़े प्रपोर्शन में बढ़ता है, बढ़ती दोनों चीजें हैं, लेकिन एक चीज ज्यादा बड़े प्रपोर्शन में बढ़ेगी, और वो कौन है? शेल्स का बढ़ना। शेल्स का बढ़ना या फिर न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस बढ़ना। क्योंकि जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता है, जैसे जैसे शेल का नंबर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन का एटम हो गया, ये लिथियम का एटम हो गया, उसके बाद ये सोडियम का एटम हो गया, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, उसके बाद ये पोटेशियम का एटम हो गया। तो सर शेल का नंबर बढ़ना इतना ज्यादा डोमिनेट कर जाता है कि न्यूक्लियर चार्ज उसको ओवरकम नहीं कर पाएगा। दोनों नीचे जाने पर, मैं फिर बोल रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों चीजें बढ़ती हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। बट इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ओवरवेज। ओवरवेज का मतलब क्या है? कि उसके ऊपर डोमिनेट कर गया। ओवरवेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। एज अ रिजल्ट, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। द साइज ऑफ एटम हैपेंस व्हाट? द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। आया समझ में? और एक बार आप नोट्स पढ़ना, चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। फिर भी डाउट होगा तो मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा।
कि सर डाउन द ग्रुप जाने पर दोनों चीजें बढ़ती हैं, बट साइज ज्यादा बड़े प्रोपोर्शन में बढ़ता है, और साइज ज्यादा बड़े प्रोपोर्शन में बढ़ेगा या फिर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो साइज ज्यादा बड़े प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, विच अकाउंट्स फॉर इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। आ गया समझ में? अब डिस्कस करते हैं अक्रॉस द पीरियड कि सर अक्रॉस द पीरियड क्या होगा। तो सोच समझ के जवाब दें। अक्रॉस द पीरियड जाने पर वैलेंस शेल बढ़ता है या फिर वैलेंस शेल रिमेन सेम? बढ़ता है या फिर रिमेन सेम? रिमेन सेम। और देखो कैसे कि वैलेंस शेल सेम कैसे रहता है। कॉन्फ़िगरेशन अभी बताई थी कितनी हो जाएगी 2,1, इसकी कितनी हो जाएगी 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7। अगर मैं आप सबसे पूछूं इसके वैलेंस शेल का नंबर क्या है सबके, तो क्या सबका वैलेंस शेल का नंबर 2 ही होगा? क्या सबका वैलेंस शेल का नंबर 2 ही होगा? यस सर। तभी तो सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तभी तो सारे के सारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। तो सर अक्रॉस द पीरियड जाने पर वैलेंस शेल तो बढ़ नहीं रहा, मतलब जो नंबर ऑफ शेल्स वाला था वो वाला तो पैरामीटर यहाँ पे रूल आउट हो गया क्योंकि वैलेंस शेल तो सबका सेम है। लेकिन एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। सर शेल नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा अक्रॉस द पीरियड जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या नाम है, नंबर ऑफ शेल्स तो चेंज हो नहीं रहे, तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो सोच समझ के बोले साइज ऑफ एटम इंक्रीज और डिक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज और डिक्रीज। सर डिक्रीज, उसके पीछे लॉजिक लगा लेते हैं। सर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जैसे लिथियम है, अभी इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है कम है तो वैलेंस शेल यहाँ पे है, ठीक है, सेकंड शेल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर बेरिलियम में आए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो वैलेंस शेल थोड़ा सा पास आ गया। फिर आप बोरॉन की तरफ आए तो वैलेंस शेल थोड़ा सा और पास आ गया क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इधर आए और नेक्स्ट वाले एलिमेंट पे और पास आ गया, नेक्स्ट वाले एलिमेंट की बात करेंगे तो और पास आ गया। तो सर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैलेंस शेल विल बी पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस व्हिच अकाउंट्स फॉर डिक्रीज इन साइज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो जाएगा। और एक मैं आपको ट्रिक बता दूं, अगर डाउन द ग्रुप जाने पर जो भी ट्रेंड होता है ना, डाउन द ग्रुप जाने पर अक्रॉस द पीरियड जाने पर उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, जस्ट ऑपोजिट, गारंटी वाली बात है। अगर डाउन द ग्रुप जाने पर साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है तो आप आंख बंद कर ये बात बोल सकते हो सर अक्रॉस द पीरियड जाने पर पक्का डिक्रीज होगा, क्योंकि जो चीज डाउन द ग्रुप बढ़ती है वो पक्का कंफर्म है कि अक्रॉस द पीरियड जाने पर वो क्या होगी? चेंज होगी और मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर साइज ऑफ एटम इधर बढ़ रहा है तो इधर साइज ऑफ एटम डिक्रीज ही होगा। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज का डिस्कशन यहीं तक लिमिटेड रखते हैं क्योंकि फिर आपको सारी चीजें करने में थोड़ा पेंडिंग हो जाएगा, थोड़ा लेंथी टॉपिक हो जाएगा। नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, इतना टॉपिक एक बार पढ़ना। कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे शेयर कर दी गई है, आज की भी मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको तमीज से देखिए। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, अगर आपको एटॉमिक साइज ऑफ एटम वाला पैरामीटर समझ में बहुत क्लोजली समझ में नहीं आया तो होगा क्या? कंटिन्यूसली एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी अभी और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इतना टाइम तो है कि आसानी से हो जाएगी। मेटेलिक कैरेक्टर में और आपको समझाता हूँ कि मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा, सोच समझ के देखिएगा और जवाब देते हुए चलेगा। पहली बात तो आपको मेटल्स का मतलब पता होना चाहिए, मेटेलिक कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको मेटल्स का मतलब पता होना चाहिए। मेटेलिक कैरेक्टर आपको मेटल्स का मतलब पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं जनरली पूछूं तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर किस में कन्वर्ट होता है? Na पॉजिटिव में। पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम भी एक मेटल है तो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर किस में कन्वर्ट होता है? Ka पॉजिटिव में। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम दो इलेक्ट्रॉन लूज कर किस में कन्वर्ट होता है? Ca+2 में। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम भी दो इलेक्ट्रॉन लूज कर किस में कन्वर्ट होता है? Mg+2 में। एल्यूमिनियम भी मेटल है, इसकी बात करें तो ये किस में कन्वर्ट होता है? Al+3 में। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा कि मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। They have a tendency to lose electron, gain electron. Sir, they have the tendency to lose electrons. Lose electron. अब जरा दिमाग लगाते हैं, अब जरा दिमाग लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या है कि आप वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, आप वैलेंस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। आप सोच समझ के जवाब देना। इलेक्ट्रॉन तो है नेगेटिवली चार्ज, मतलब जो एटम को छोड़ के जाना चाहता है, जो एटम को लीव करना चाहता है। जैसे अगर मैंने सोडियम की बात करी तो सोडियम के अंदर सर ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाद वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और सबसे बाहर वाले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़कर चला जाएगा तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सर मेटल कहलाने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना जरूरी है, मतलब मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करना कब आसान होगा? जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हो या फिर जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो। कब इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान होगा? पास हो या फिर जब दूर? जब दूर हो। दूर हो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सर जब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा
उसके ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उतना कम होगा, मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियस के बीच में और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस उतनी कम होंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जाएंगे, और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लूज करना आसान होता जाएगा। जस्टिफाइड है? मतलब सर जितना ज्यादा आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा दूर होगा उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स कम होगी, और न्यूक्लियर फोर्स कम होगी तो लूज करना उतना ज्यादा आसान होगा। तो सोच समझ के पहले जरा मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है या फिर कम होता है? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज ऑफ एटम बढ़ता है या फिर कम होता है? बढ़ता है, Sir, increases. इंक्रीज होता है, बढ़ता इंक्रीजेस। है। सो एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा नीचे जाने पर या फिर कम होता जाएगा? कम होता जाएगा। और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होती जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान होता जाएगा या फिर मुश्किल होता जाएगा? आसान और मुश्किल, इजी और डिफिकल्ट? सर आसान। आसान Sir, होता easy. जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल कर आता है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? इंक्रीजेस। आया समझ में? एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। व्हाई सो? बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप the distance between the valence shell and the nucleus increases, which makes it easier to lose the electron and accounts for increase in metallic character. आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अक्रॉस द पीरियड वाला ट्रेंड डिस्कस करते हैं। जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता है या फिर छोटा होता जाता है? साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? Sir, डिक्रीजेस। it decreases. जस्ट अभी डिस्कस करा। डिक्रीज। और अगर साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, और डिस्टेंस कम होती जाएगी तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाएंगे, और जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी इलेक्ट्रॉन को लूज करना उतना डिफिकल्ट होगा। तो सोच के बोलो, एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज Sir, और डिक्रीज? decreases. डिक्रीजेस। आ गया समझ में? वैसे हम चाहते तो डिक्रीज। डायरेक्ट से बता सकते थे कि सर अगर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है तो पक्की बात है अक्रॉस द पीरियड कम ही होगा। आ रही है बात समझ में? अब मेटेलिक कैरेक्टर का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो वैसे तो आप नोट्स पढ़ना और थोड़ा गैस लगाना, मतलब अंदाजा लगाना कि डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, क्योंकि नॉन मेटल्स का मतलब क्या होता है? व्हिच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। पढ़ना है इसको, कल मैं आपसे पूछूंगा कि नॉन मेटल्स वाला पैरामीटर कैसे जस्टिफाई करोगे, क्योंकि नॉन मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो इतना आज आप कवर अप करना, क्योंकि इजी टॉपिक है। एक बार आपको अगर एटॉमिक साइज समझ में आ गया तो उसके बाद सारे ट्रेंड्स ऐसे समझ में आ जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, अट्रैक्शन, न्यूक्लियर चार्ज, और सारी प्रॉपर्टीज पढ़ना। 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको पता चलेगा कि सर 6 की 6 प्रॉपर्टीज में द पैरामीटर विच कंट्रोल द प्रॉपर्टी इज न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल्स। न्यूक्लियर चार्ज एंड नंबर ऑफ शेल्स, बार बार हर के अंदर के न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या असर पड़ेगा और नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने या कम होने की वजह से क्या असर पड़ेगा। आ रहा है समझ में? इतना कवर अप कीजिएगा, रेस्ट विल बी कंटिन्यू टुमारो। ठीक है? चलो, दिस ऑल फॉर टुडे।